हेलो फ्रेंड्स, मैं डाल्टन सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की जो चल रही है, उसमें अपना जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा के मूल तत्व एवं प्रत्यावर्ती परिपथ चल रहा है, जिसमें अपने चल रहे हैं संधारित्र। और संधारित्र का आज एक और प्रकार रह गया है, इसको देखते हैं। तो जो नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो हम बिना रुकावट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुकार्बोनेट संधारित्र है। बहुकार्बोनेट संधारित्र क्या होता है? ये कैपेसिटर पॉलीकार्बोनेट की फिल्म पर एल्युमिनियम की धातु की परत चढ़ाकर लपेटा जाता है। फिल्म आप समझ रहे हो, यानी एक लुगदी होती है एक प्रकार से, ठीक है, लुगदी। ये कैपेसिटर पॉलीकार्बोनेट की फिल्म पर एल्युमिनियम की धातु की परत चढ़ाकर लपेटा जाता है। इसमें प्रयोग किए गए परावैद्युत माध्यम पॉलीकार्बोनेट का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। परावैद्युत आप समझते हो, यानी दो चालक प्लेटों या दो चालक के बीच में जो अचालक पदार्थ होता है वो परावैद्युत का काम करता है। ये उच्च तापमान यानी कि 125 डिग्री से 150 डिग्री सी तक कार्य कर सकते हैं। ये उच्च तापमान यानी कि ये जो बहुकार्बोनेट संधारित्र हैं उच्च तापमान पर कार्य कर सकते हैं। कितने पर? 125 डिग्री से 150 डिग्री तक डिग्री सेल्सियस पर कार्य कर सकते हैं। कैपेसिटर यानी संधारित्र तो आप समझ रहे हो क्या है, यानी आपने देखा होगा अपने जो पंखे होते हैं उन्हें अपने भाषा में सेल कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सेल जैसा है लेकिन सेल नहीं है, ठीक है। क्या है? संधारित्र या कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संधारित्रों में होने वाले दोष, यानी भाई कोई भी वस्तु है उसमें कुछ लाभ होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो संधारित्रों में कौन कौन से दोष होते हैं देखते हैं। पहला है लघु पतित होना, यानी कि जब संधारित्र लघु पतित हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। लंबे समय तक संधारित्र को कार्य में लेते रहने के कारण, यानी अगर हम उसको लंबे समय तक काम में ले रहे हैं तो उसमें दोष कैसे आता है देखते हैं। इनके अंदर प्रयोग किया गया परावैद्युत माध्यम का प्रतिरोध कम होने लगता है। आप जानते हो कि भाई जो चालक धातुएं होती हैं उनका प्रतिरोध कम होता है और जो कुचालक धातु यानी परावैद्युत है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब जैसे ही वो बार बार गर्म होता है, ठंडा होता है, तो उससे क्या है कि भाई इसका जो प्रतिरोध है वो कम होने लगता है, क्योंकि कार्य में बार बार धारा का प्रत्यावर्तन होता है, जिसके कारण परावैद्युत माध्यम कमजोर होकर विदीर्ण यानी टूट जाता है। विदीर्ण हो जाता है यानी कि टूट जाता है, ठीक है। उच्च तापमान के कारण भी परावैद्युत माध्यम कमजोर हो जाता है, इसलिए ये क्या है, लघु पतित यानी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये संधारित्र जो खराब हो चुका है इसे चेंज करना पड़ेगा। गलत ध्रुवता से सप्लाई से जुड़ने पर भी उच्च वोल्टता आरोपित होने से भी परावैद्युत माध्यम कमजोर हो जाता है। यानी अगर उसको हम गलत ध्रुवता के साथ जोड़ते हैं और अधिक समय तक जुड़ा रहता है तो उससे भी क्या है, उसका जो परावैद्युत माध्यम है वो कमजोर होकर टूट जाएगा धीरे धीरे। और आवेश संचित करने की क्षमता खो देता है। आवेश यानी आप समझ रहे हो भाई, इसको सेल कहते हो, तो यानी कि भाई ऊर्जा को आवेश के रूप में ये संचित करता है, ठीक है। ऊर्जा को आवेश के रूप में संचित करता है, इसलिए इसको हम संधारित्र या कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसको सेल भी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सेल नहीं है, ये सेल जैसा है। आगे देखते हैं अगला दोष क्या है। अगला है खुला परिपथ दोष, यानी खुला संधारित्र, ठीक है। ओपन सर्किट भी इसको कहते हैं।
काफ़ी समय तक कार्य करते करते संधारित्र में प्रयुक्त विद्युत विश्लेष्य सूख जाता है और प्लेट से जुड़े टर्मिनल के संपर्क भी टूट जाते हैं। यानी जैसे इसका जो विश्लेष्य है, विद्युत विश्लेष्य सूख जाएगा तो इसके टर्मिनल जिसमें जुड़े हुए हैं चालक पत्तियों में वो टूट जाते हैं, जिसके कारण संधारित्र में आवेश संचित नहीं होता है और क्या हो जाता है, इसके जो कॉन्टैक्ट टूटने से खुला परिपथ दोष उसमें विद्यमान हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला है लीकेज संधारित्र। छोटे मान के संधारित्रों की अपेक्षा उच्च मान के संधारित्रों की प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्रतिरोध कम, संधारित्रों में क्षरण धारा कम होती है। छोटे मान के संधारित्रों की अपेक्षा उच्च मान के संधारित्रों की प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्रतिरोध का, संधारित्रों में क्षरण धारा कम होती है। तापमान बहुत अधिक होने के कारण कई बार उच्च वोल्टता यानी उच्च वोल्टेज आरोपित हो जाती है, जिसके कारण परावैद्युत माध्यम कमजोर होने लगता है तथा इसके अंदर से क्षरण धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखते हैं संधारित्र का परीक्षण। संधारित्र का परीक्षण ओम मापी से करते हैं, यानी ओम मीटर से करते हैं। यदि मीटर की सुई तेजी से शून्य की तरफ जाए और पुनः वापस न आए तो यह अवस्था संधारित्र की लघु परिपथ होने की अवस्था है। यानी कि अगर स्थिति ऐसी है तो इसका मतलब है कि भाई संधारित्र लघु परिपथ हो गया है। यदि मीटर की सुई शून्य की ओर जाकर तेजी से अनंत की ओर जाती है तो सामान्य धारिता के संधारित्र लीकेज अवस्था में है। यदि सुई न तो शून्य की तरफ जाए और न अनंत की ओर जाए तो संधारित्र का कोई परिपथ है, यानी कोई कॉन्टैक्ट खुल गया और खुला परिपथ दोष इसमें विद्यमान हो गया है। अब देखते हैं संधारित्र को यानी संधारित्रों को जोड़ने की जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं। जैसे एक तो होती है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और एक होती है समानांतर संयोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा, यानी प्रत्येक कैपेसिटर है उस पर आवेश समान होता है, परंतु वोल्टता पात अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रत्येक कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो अलग अलग होती है और इसका जो आवेश है सबके ऊपर समान होता है। कुल धारिता का विलोम अलग अलग के विलोम के योग के बराबर होता है। ये आप देख रहे हो, इस प्रकार हम श्रेणी में इनको जोड़ते हैं, यानी माला क्रम भी इसको हम कहते हैं। यानी कैपेसिटर मान लो 4 हैं तो यानी कैपेसिटर भाई 2 सिरे होते हैं, ठीक है, एक में। तो पहले कैपेसिटर के दूसरे सिरे को दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ते हैं, उसी प्रकार दूसरे कैपेसिटर के दूसरे सिरे को तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ते हैं और तीसरे कैपेसिटर के दूसरे सिरे को चौथे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ते हैं। अब हम यानी पहले कैपेसिटर के पहले सिरे को और चौथे कैपेसिटर के दूसरे सिरे को वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो एक क्रम बना है उसको हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। इसमें V यानी कुल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सभी प्रतिरोधों की सभी कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती हैं उनको जोड़ देते हैं। जैसे VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अब जितनी भी हैं उनको प्लस में जोड़ते जाएंगे। या ऐसे भी देखो QC यानी VT ज्ञात करने के लिए Q में C का भाग देते हैं, यानी Q1 बटे Q1 बटे C1 प्लस Q2 बटे C2 प्लस Q3 बटे C3 प्लस Q4 बटे C4। इस तरह से भी हम इसकी वोल्टेज को ज्ञात करेंगे।
धारिता के लिए, कुल धारिता के लिए 1/Ct बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, इस सूत्र का उपयोग हम करते हैं। अब देखो हमारे पास वोल्टेज ज्ञात हो गई है, Q ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, और C ज्ञात हो जाएगी। मान लो हमारे पास C आ गई और V आ गई, Q हम आराम से Q ज्ञात करने के लिए हम C और V का गुना कर देंगे और Q ज्ञात हो जाएगा। मान लो हमें C ज्ञात करनी है और Q और V दे रखे हैं, तो C बराबर Q/V, इस सूत्र से हम C यानी धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास Q यानी कूलम्ब दे रखा है और कैपेसिटर की धारिता दे रखी है और वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो कुल कूलम्ब में धारिता का भाग देकर हम वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कूलम्ब ज्ञात करना है और धारिता और वोल्टेज दे रखी है, तो कूलम्ब ज्ञात करने के लिए धारिता और वोल्टेज का गुना कर देते हैं। इस प्रकार हम कूलम्ब को ज्ञात कर लेंगे। आगे देखते हैं। आपके लिए मैं एक उदाहरण करवा रहा हूँ श्रेणी संयोजन का। जैसा कि आप जानते हो, 3 संधारित्रों जिनकी धारिता 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड है, ध्यान रखना माइक्रोफैरड है, को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक 250 वोल्ट डीसी धारा प्रदाय से जोड़ा गया है, तो ज्ञात करें। यानी कि ये जो दे रखे हैं, देखो प्रत्येक संधारित्र का आवेश, अब यानी तीनों संधारित्रों का आवेश ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र के पाशर में विभवांतर ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी 2 माइक्रोफैरड है, 3 है और 6 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो इनको हम बनाते हैं। हाँ, तो देखो इस प्रकार अपना ये परिपथ तैयार होगा। यानी श्रेणी के लिए एक कैपेसिटर है, इसके हमने यानी उसी प्रकार देखो कि पहले कैपेसिटर के दूसरे सिरे को दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से तथा दूसरे कैपेसिटर के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा है। अब हमने पहले का पहला और तीसरे के दूसरे को बीच में हमने कुल वोल्टेज को जोड़ दिया। इस प्रकार ये 3 कैपेसिटर का श्रेणी परिपथ तैयार होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको हल करने के लिए हमें जो ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है ये नोट कर लेते हैं। देखो दिया हुआ है C1 का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड, C2 का कितना है 3 माइक्रोफैरड, C3 का मान कितना है 6 माइक्रोफैरड, वोल्टेज कितने दे रखी है 250 वोल्ट। अब हमें कुल धारिता ज्ञात करनी। कुल धारिता का सूत्र क्या है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर 1/2, यानी C1 का मान कितना है 2, 1/ प्लस 1/3 यानी कि C2 का मान कितना है 3, प्लस 1/6 यानी C3 का मान कितना है 6 माइक्रोफैरड। इन सब का हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या है, यानी वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो यानी देखो 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। तो यानी 6 लघुत्तम लिया है हमने। 6 में 2 का भाग देते हैं 3 बार, 3 का गुना 1 से करेंगे 3 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का गुना 1 से करेंगे 2 आ गया, प्लस का प्लस है। और 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब हम इनको जोड़ लेते हैं 6/6, 6 को 6 से काटते हैं 1 आ जाएगा। यानी कि C यानी जो धारिता है वो कितने आ गई है 1 माइक्रोफैरड। अब हम Q ज्ञात करते हैं। Q बराबर मैंने आपको अभी बताया था C × V का गुना करके हम Q ज्ञात कर लेंगे। तो यानी C का मान कितना आया 1 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को हटाने के लिए गुना में 10⁻⁻6 से गुना करते हैं इंटू ए, और B कितनी है 250, ठीक है। तो 250 इंटू ये 1 का गुना 1 इतना ही रहेगा, नहीं 250 इंटू 10⁻⁻6 कोलम्ब इसका Q आ जाएगा। अब V1 में वोल्टेज, अब हम प्रत्येक जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो V1 बराबर Q/C1, यानी Q का मान कितना है 250 इंटू 10⁻⁻6
-6, ठीक है, बटे 2 C1 कितना है 2 गुना यानी 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया और 2 का भाग 250 में देंगे तो 125 वोल्ट आ गया है। इसी प्रकार V2 में वोल्टेज V2 बराबर Q2 बटे C2। Q कितना है Q2 यानी 250 इंटू 10⁻⁻6 बटे माइक्रो C2 है 3 गुना 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया और 250 में 3 का भाग देंगे तो 83.33 वोल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं V3 में वोल्टेज V3 बराबर Q3 बटे C3 बराबर Q3 का मान कितना है 250 इंटू 10⁻⁻6 और C3 का मान है 6 माइक्रोफैरड यानी 6 इंटू 10⁻⁻6। इससे ये कट जाएगा और 250 में 6 का भाग देंगे तो 41.66 वोल्ट आ जाएगा। ये अपना उदाहरण देखो बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आगे देखते हैं 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा के लिए क्या है 1/2 यानी C1 इंटू V1 स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 10⁻⁻6 यानी माइक्रोफैरड है, ठीक है, इंटू V कितनी है 125 इंटू 125 बराबर कितना आ जाएगा 0.01562 जूल, इतना आ जाएगा। क्योंकि इसको हम हल करते हैं तो इतना ही आएगा। देखो उदाहरण वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको कर दिया है, आप इसको करके देख लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना। 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 C2 V3 स्क्वायर, ठीक है, V2 है, सॉरी ये V2 स्क्वायर, ये V2 है, बराबर 1/2 इंटू 3 गुना 10 की पावर -6 इंटू 83.33 इंटू 83.33 को हल करेंगे तो 0.0104115 जूल आ जाएगा। 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 C3 V3 स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 41.66 इंटू 41.66। इसको हम कल हल करेंगे तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 17 35.55 में, यानी जो माइक्रोफैरड था इसको हमने बटे में ले लेंगे क्योंकि जो माइनस वाली संख्या है वो बटे में चल जाती हैं। तो इस संख्या में इसका भाग देने पर कितना आया है 0.005206 जूल आ गया है। हाँ तो फ्रेंड्स ये रही आज की अपनी वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक को कल देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हैं तो। और पूरी वीडियो को देखा करो तभी इसमें से कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट कर देना और कुछ आपको कमी लगे तो भी मुझे बता देना। ओके फ्रेंड्स।